अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे काइंडली व्हाट्सएप के अंदर मेरा मैसेज करके रिप्लाई करें कि आपको मेरी वॉइस में क्लैरिटी है, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं आ रही। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको हमने ओपन कर दिए है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे बता भी सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं कोई डिस्टॉर्शन वगैरह है या वॉइस क्लियर है। चले बेटा, आज का क्योंकि 2 दिन कॉलेज होते हैं जिसमें से ऑनलाइन क्लास में काम शिफ्ट हुए, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन एंड आंसर होगा तो वो मैं ड्यूरिंग द लेक्चर हेड रेज नहीं कराऊंगा आपका। तो होगा ये 5-10 मिनट के बाद मैं आपको जो भी क्वेश्चन होगा मैं आपके आप कहूँगा, एनी क्वेश्चन को आपने व्हाट्सएप के अंदर मैसेज कर देना है, तो उसी वक्त आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो हम अपने चैप्टर की तरफ स्टार्ट करते हैं, जो हमारा लेबर चैप्टर था जिसके क्वेश्चन शुरू किया हुआ है। तो लेबर की तरफ हम मूव करते हैं बेटा। हाँ, आपको होमवर्क के अंदर कंपनी एलसी क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में दिया हुआ था, उसकी डिस्कशन हम इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे वाले दिन जब फिजिकल क्लास होगी उस दिन हम कर लेंगे। लेकिन आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज कंपनी एलसी क्वेश्चन नंबर 3। ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको शेयर किए गए हैं ग्रुप पे, उसका कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा। एसीई एसीएल लिमिटेड, एसीएल लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर। तो शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन की। सबसे पहले आपको पता है रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? कैलकुलेट द मिनिमम बिड। मिनिमम बिड वो प्राइस है जो हमने चार्ज करनी है। अब आपको पता है जब बिड की बात करते हैं तो बिड के अंदर कॉस्ट भी शामिल होती है बेटा, कॉस्ट भी शामिल होगी, प्लस इसके अंदर एक दूसरी चीज हमारे शामिल होगी बेटा, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट शामिल होता है। ये जब ये दो चीजें मिलती है, ये दो चीजें मिलकर बेटा हमारी वो प्राइस बनती है जो हम अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो अल्टीमेटली अगर हमने बिड प्राइस सेल प्राइस कैलकुलेट करनी होगी तो सबसे पहली उसकी शर्त है क्या, हमें पता हो बेटा, उसकी कॉस्ट पता हो। और कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, आपने पता है, मुझे पता, हमेशा हमने कॉस्ट की 3 चीजें की बात की है। कॉस्ट में 3 चीजें कौन सी आती है? मटेरियल नंबर 1, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 एटम। हम ये 3 चीजें अगर कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा तो अल्टीमेटली इन 3 चीजों की वजह से हमारी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। और उस कॉस्ट में प्रॉफिट का इम्पैक्ट लेके हम अपनी बिड प्राइस निकाल। तो हमें 3 चीजें कैलकुलेट करना है, नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, और नंबर 3 एफओएस। तो इन तीनों चीजों को मिला के कॉस्ट निकलेगी। जब कॉस्ट निकल आएगी बेटा तो हमारी बिड प्राइस है। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को यहाँ पर कुछ मैं क्लियर करूँ। तो क्वेश्चन एक्सटेंड करने से पहले सिर्फ बेटा 1 मिनट का आपको स्टेट रहूंगा, मेरी कुछ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन मसला बस सुधर दे। सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिए।
हाँ। जी बेटा, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। थोड़ी सी माफ करेगा, क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है एसीएल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो कि क्वेश्चन है जिसको हम स्टार्ट करते हैं बेटा अभी। सिर्फ एक दफा मुझे दोबारा कंफर्मेशन दे दे, वॉइस बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? और स्क्रीन आपको नजर आ रही है बोर्ड की क्लियर? मैसेज के अंदर मुझे रिप्लाई कर दे, बोर्ड की स्क्रीन। चले। और बेटा कुछ बच्चों से रिक्वेस्ट है, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, जब हम जूम ओपन करते हैं तो इसका वीडियो कैमरा बाय डिफॉल्ट ऑन हो जाता है। तो नीचे से आप अपना वीडियो कैमरे को डिसेबल कर लें, ताकि आपकी वीडियो मेल या फीमेल के साथ किसी और को शेयर ना हो। तो आपके ऐप के ऊपर ऑप्शन होता है ऑडियो वीडियो, उसको आप अगर डिस्कनेक्ट कर देंगे वहां से, तो आपकी वीडियो शेयर नहीं होगी। कुछ बच्चों को मैं देख रहा हूँ वीडियो यहाँ पर मेरे शेयर। तो क्वेश्चन की तरह मूव करते हैं। एशिया लिमिटेड ACL Limited supplied customized components to various industry customers. It is considering to bid for a contract of supply of 100,000 1 lakh unit supply to smart industries. Its technical department has provided the following estimate regarding the production cost of first batch consisting 25,000 units. 25,000 यूनिट का बेटा एक बैच है। तो इसका मतलब है टोटल मैंने मैन्युफैक्चर करेंगे 1 लाख यूनिट। तो भाई मुझे टोटल कितने बैच बनाने पड़ेंगे? 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000, कितने बनते हैं भाई? 4 बैच बनाना टोटल। तो भाई अभी तक आप की बात करते हैं। अब उसने बताया हुआ टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल 63,000 kg एट द रेट ऑफ 600 पर kg। तो बेटा ये 600 उसका पर केजी का रेट है। और यहाँ पर जो बताया 63,000, ये एक यूनिट की कॉस्ट नहीं है, 25,000 यूनिट की कॉस्ट है। 25,000 यूनिट को बनाने के लिए हमें 63 केजी लगेगा, जिसका रेट है 600 पर केजी। तो यहाँ से बेटा हम निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल मटेरियल आरडी वाला है, केजी के अंदर रेट बी आरडी वाला है बेटा, और हमारी उसकी कॉस्ट भी आरडी। दूसरी बात करेंगे हम लेबर की। लेबर से टोटल हमें दी है बेटा, लेबर है 4 आवर्स पर यूनिट एट द रेट ऑफ 300 पर आवर, को जिसकी टोटल कॉस्ट उसने हमें प्रोवाइड कर दी है। और इसी तरह ओवरहेड्स भी प्रोवाइड कर दी। ये वही 3 इंफॉर्मेशन है जो उसने ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर। अब फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं। ये वो इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पर हमारी कॉस्ट में चीजें वेरिएशन में है। सबसे पहली चीज देखते हैं, फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हैज आल्सो बीन अवेलेबल। LMS pre-production will be carried out in 4 batches of 25,000 unit each। ये वही बात है जो हमने पहले भी कहा था, 25,000 यूनिट अगर एक बैच है, टोटल हमने 1 लाख यूनिट बनाने हैं, तो भाई हमें टोटल कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे? 4 बैचेस बनाने पड़ेंगे। तो उसने उसी बात को खुद एक्सप्लेन कर दिया कि भाई 4 बैचेस के अंदर हमें यूनिट को मैन्युफैक्चर।
रॉ मटेरियल कंजप्शन इंक्लूड, इसमें शामिल है वेस्टेज। वेस्टेज को हम कहते हैं बेटा, जो ऑलरेडी हमने कहा भाई दो के वाला नॉर्मल लॉस होता है, उसके अंदर वेस्टेज शामिल है, which is estimated at 5% of actual raw material to form the part of product. That is very very important. ये पॉइंट पिछले वाले पॉइंट से थोड़ा सा चेंज। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस बेटा किए उन क्वेश्चंस में क्या होता था, उसमें वो कहता था इनपुट के अंदर नॉर्मल लॉस की वेस्टेज शामिल है, तो हम कहते हैं भाई जो भी इनपुट है उसका 5% लॉस हो जाएगा, आउटपुट में चले जाएगा 95%। एक क्वेश्चन पढ़ा उसमें कहा था 10% वेस्टेज है, तो हमने कहा भाई इनपुट होगा 100%, 10% लॉस होगा तो 90% आउटपुट होगा। तो इससे पहले हम इनपुट को 100% लेते थे बेटा, वेस्टेज हम लेते थे बेटा इनपुट का, दैट इज 5% या 10%, और हम आउटपुट बेटा ले लेते थे 95%। ये हमारा पहले वाला सीक्वेंस है, लेकिन यहाँ पर वर्डिंग थोड़ी सी चेंज है। वेस्टेज विच इज एस्टिमेटेड, वो एस्टिमेट की गई है at 5% of actual raw material, वो actual raw material क्या है, to form part of the product, part of the product से हमारा वो raw material जो फिनिश गुड में कन्वर्ट हुआ है उसको कह रहे हैं एक्चुअल फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जो मेरा इनपुट है उसमें आउटपुट प्लस जो लॉस है वो आउटपुट की परसेंटेज है, इस दफा लॉस इनपुट की परसेंटेज नहीं। हम जो पहले कह रहे थे कि भाई इनपुट 100% है, 5% लॉस आएगा, तो बाकी मेरा क्या आ जाएगा आउटपुट 95%। ये बात अब इस पॉइंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या कहना पड़ेगा कि भाई आउटपुट 100% है, क्योंकि उसका 5% लॉस है, तो इसका मतलब इनपुट कितने परसेंट हुआ, 105। तो यहाँ पर थोड़ा सा सीक्वेंस बेटा चेंज होगा। यहाँ पर हमने लिखना है इनपुट, जो हम कैलकुलेट करेंगे ये निकालना है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, आउटपुट इज 100%। लॉस कितना है जिसको वेस्टेज लिख रहा हूं, दैट इज 5%, किसका, आउटपुट का। तो इनपुट कितना होगा टोटल बेटा, इनपुट इज इक्वल टू 10। ये थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हुआ, ये सीक्वेंस चेंज इसकी वर्डिंग नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इसका मतलब इसकी वजह से होगा क्या, लॉस की वजह से आगे वो मतलब बेसिकली एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, ये जो लॉस कम हो रहा है, लॉस चार्ज के लिए रिड्यूस हो रहा है बाय 10% in each new batch as a production process improve with experience। टोटल हमने 4 बैच बनाने हैं। पहले बैच में हमारा रॉ मटेरियल लगेगा 63,000 का, जिसमें से हमारा कुछ रॉ मटेरियल एज अ लॉस निकल जाएगा, कुछ रॉ मटेरियल फिनिश गुड में कन्वर्ट। जब नेक्स्ट बैच की प्रोसेसिंग करेंगे तो नेक्स्ट बैच की प्रोसेसिंग में लॉस प्रीवियस बैच की प्रोसेसिंग की निस्बत 90% कम। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर पहले बैच में लॉस हुआ है 3000, 4000, 5000 यूनिट का, तो नेक्स्ट बैच जब प्रोसेस करेंगे वो लॉस 90% कम। तो यहाँ पर हमने लॉस की अमाउंट निकाल दी है, लॉस की क्वांटिटी निकाल दी है, और आउटपुट की क्वांटिटी निकाल, क्योंकि आउटपुट तो हर दफा सेम रहेगा, आउटपुट में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी, लेकिन हर दफा लॉस की कमी की वजह से इनपुट कम था, और इनपुट कम होने की वजह से मेरी मटेरियल कॉस्ट कम। तो यहाँ पर भाई जब मैंने मटेरियल कैलकुलेट करना है तो मटेरियल को बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है। इसमें 4 के 4 बैचेस का मटेरियल मेरा डिफरेंट निकलेगा, क्योंकि डिफरेंट निकले से मुराद क्या है, क्योंकि हर दफा वो क्या कह रहा है, वेस्टेज क्या हो जाएगी बेटा, रिड्यूस बाय 10%, 10% कम हो। इससे इन ईच न्यू बैच जब नया बैच बनाएगा तो पिछले की निस्बत वेस्टेज में 10% हुई है, यूसेज में 10% बढ़ी है। Next, revenue curve effect for labor is estimated at 90%.
ये भाई हमें पता है, इट इज एक्सपेक्टेड और मेल एक्सपेक्टेड फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस ओनली। इंडेक्स ऑफ लर्निंग एंड लर्निंग कर्व इज 0. माइनस 0.152। बेटा लर्निंग कर्व का इफेक्ट है, इसकी वजह से क्या होगा, हम लर्निंग कर्व की मदद से पहले 3 जो हमारे यूनिट है उनका एवरेज निकाल लेंगे, उस एवरेज को मल्टीप्लाई बाय 3 करके टोटल लेबर आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस निकाल लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ बैच के लेबर आवर्स होंगे वो बेटा वही होंगे जो थर्ड बैच को लगे हैं। और जो फोर्थ बैच के लेबर आवर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड बैच के लेबर आवर निकालने पड़ेंगे। और थर्ड बैच के लेबर आवर स्पेसिफिक लेबर आवर फॉर द थर्ड बैच वो कैसे आएगा, थर्ड बैच का टोटल माइनस सेकंड बैच, इन दोनों के टोटल को माइनस करने से जो आंसर आएगा दैट इज लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस थर्ड बैच। और वही थर्ड बैच वाले लेबर आवर्स मेरे लगेंगे फोर्थ बैच। आसान चीज। 20% of the overheads are fixed and mostly represent maintenance and depreciation। अब देखिए बेटा हमने कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर प्रॉफिट की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के एडिशनल है। जब हम एडिशनल प्रॉफिट्स की बात करेंगे ना, तो जो हमारी फिक्स कॉस्ट है बेटा, तो फिक्स कॉस्ट हमारे प्रॉफिट्स के लिए किसी लेवल में रीजन। देखिए ये प्रोजेक्ट हम करें या ना करें, ये कॉस्ट तो फिर भी लगती है। इसका मतलब मैं यहाँ पर जो कहना चाह रहा हूँ भाई, प्राइस के अंदर प्रॉफिट निकालना है, वो प्रॉफिट इस एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो आएगा मुझे, जो फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी लग रही है बेटा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना। क्यों नहीं बना रही, क्योंकि उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट्स मिनिमाइज नहीं है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करूंगा, फिर भी फिक्स कॉस्ट लगनी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा, फिर भी फिक्स कॉस्ट लगनी है। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो ना ही इसके प्रॉफिट के साथ ताल्लुक होगा। फिक्स कॉस्ट हमारे लिए यहाँ पर इग्नोर हो जाएगी एज पर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ये एज पर वो फिक्स है, उसका कोई इम्पैक्ट। तो बेटा ये पूरे क्वेश्चन के अंदर भी 3 चीजें हमें मेजर नजर आई। भाई क्वेश्चन तो लेबर का है, लेकिन कैलकुलेट क्या करना है, मटेरियल लेबर एवरेज। तो 3 चीजें अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो बेटा हमारे लिए चीजें बड़ी आसान है। तो हम चीजों को शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन को लेकर साथ साथ चलते हैं। हमें चाहिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 मटेरियल, नंबर 2 लेबर, नंबर 3 तो 3 चीजें मिल जाएगी तो मेरा मसला होगा। तो हम करते हैं, अब इन 3 चीजों को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। मैं सारी चीजें रिमूव कर रहा हूँ हाईलाइटेड, आपने क्वेश्चन को सही से फिर से। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। 1 लाख यूनिट चाहिए हमें बेटा, और यहाँ से हम डाटा लेके पढ़ना शुरू। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट LMK प्रोड्यूस विल बी कैरीड आउट इन 4 बैचेस ऑफ 55 टोटल के नंबर ऑफ बैचेस को एक्सप्लेन करेगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम, यहां से शुरू करेंगे। wastage which is estimated at 5% of the actual value। इसका मतलब यहाँ पर ये जो 63 kg 63,000 kg आ रहा है, that is 101। अब इसको जब मैं 105% से डिवाइड करूंगा बेटा मेरा, तो मेरे पास क्वांटिटी आ जाएगी, तो लॉस के बाद बचेगी फिनिश गुड के तौर पर। काइंडली मुझे बताइएगा 63,000 डिवाइडेड बाय 105%, दैट इज 60,000। बेटा ये जो 60,000 केजी है, दैट इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड किस पर्पस के लिए, फिनिश गुड। ये 63,000 का इनपुट लगाता हूं, इसमें से लॉस माइनस होने के बाद 60,000 आउटपुट में, ये है सर। अब यहाँ पर अहम चीज क्या है कि भाई इसका मतलब क्या हुआ, लॉस कितने केजी का हो रहा है, 3,000। तो 3,000 केजी का मेरा लॉस हो गया। लॉस आ गया था 3,000।
3000 kg का लॉस आ गया। तो यहां पर एक बात को क्या लिख रहा है, जैसे जैसे बैचेस कैरी ऑन होती रहेंगी, ये जो लॉस है उसमें 10% रिडक्शन है बैचेस के कैरी ऑन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इसकी थोड़ी सी वर्किंग करूं, तो फर्स्ट बैच के अंदर मेरा जो आउटपुट है वो चाहिए 60,000, लॉस आएगा मेरा 3,000, वो मेरा इनपुट कितना होगा 60 के फर्स्ट बैच। अब नेक्स्ट बात करता है, वो बात क्या कह रहा है ना, कि जैसे जैसे wastage कौन सी है, expected to reduce by 10% in each new batch as a production process improve with the exponent। जैसे जैसे बैचेस नेक्स्ट बनते जाएंगे, भाई रिडक्शन आती जाएगी, किसमें आती जाएगी रिडक्शन, हमारे दोष में। अगर इस चीज को मद्देनजर रखें बेटा, तो इसका मतलब क्या हो, आउटपुट के अंदर तो हमें कितना चाहिए 60,000, आउटपुट तो पहले भी 60 था, अब भी 60 है। लॉस के कम होने से इनपुट कम होगा, लॉस के कम होने से आउटपुट में कोई फर्क नहीं। यहाँ तक बात की है, तो हम इसको क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर लॉस 10% कम हो, अगर बेटा लॉस में 10% कम हो जाए, पहले लॉस कितना था, अब 10% कम हो जाएगा तो लॉस कितना रह जाएगा 90%। तो 3,000 में 90% क्या होगा बेटा 27। तो इसको मतलब अब इनपुट कितना करना पड़ेगा 62,700, कितना है, हर बैच के अंदर मेरा आउटपुट फिर से कितना होगा, लेकिन इस दफा जो लॉस है फिर 10% कम हो जाएगा, किस लॉस का, प्रीवियस लॉस का, जो भी बेटा 27। तो 2700 का 90% कितना आएगा बेटा 2, और मुझे टोटल इनपुट कितना होगा 62,430। और जब फोर्थ बैच आएगा, फोर्थ बैच में दोबारा से मुझे इनपुट कितना चाहिए होगा 60,000। अब लॉस कितना रह जाएगा इसका 2187, और टोटल इनपुट होगा 62,100, 62,180। तो इसका मतलब मेरा जो टोटल केजीस रिक्वायर्ड है वो है 63,000 फर्स्ट बैच के लिए, जिसमें से 3,000 लॉस निकलेगा और पीछे बचेगा 7,000। सेकंड बैच में 62,700 लगाऊंगा, 250 लॉस निकल जाएगा, पीछे बचेगा 60,000। थर्ड बैच में 62,430 लगाऊंगा, जिसमें से 2,430 का लॉस निकल जाएगा, पीछे से फिर बचेगा बेटा 60,000। और फोर्थ बैच में 62,187 का इनपुट लगाऊंगा, जिसमें से 2,187 हमारा लॉस निकल जाएगा, तो पीछे रह कितना जाएगा 7,000। तो इसका मतलब टोटल इनपुट जो केजीज में रिक्वायर्ड है वो कितना है भाई, इन सबको जमा कर दो, वो कितना बनता है, ये टोटल इनपुट जो मुझे 4 बैचेस के एग्जाम में मिली कितना बन रहा है 2,50,000, 25,000 250 ये टोटल हमें चाहिए 2,50,317 केजी का इनपुट चाहिए होगा। बेटा आपने ये मेरा इनपुट निकल आया, मैं जाऊंगा अपने क्वेश्चन में, जाके लिखूंगा भाई मेरा मटेरियल कितना है 2,50,317 केजी मल्टीप्लाई बाय इसका रेट आ जाएगा, और रेट कितना है बेटा अभी देख लेते हैं हम,
600 रेट है पूरे क्वेश्चन में, रेट के ऊपर उसमें कोई बात नहीं। तो भाई हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 ये मेरा बेटा मटीरियल आ। अब नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करने से पहले अगर किसी का मटेरियल के अंदर क्वेश्चन है बेटा, वो अभी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि हम इस पॉइंट को यहीं पर कंक्लूड करके आगे। एनी क्वेश्चन, अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है बेटा, वो फौरन व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ सकता है। हम 4 से 5 मिनट के लिए होल्ड करेंगे, आपके क्वेश्चंस लेंगे, फिर आप ओके। मटेरियल की वजह से चलिए बेटा, मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ये मटेरियल की बैठी है, आउटपुट लॉस मैंने निकाला हुआ है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में बता रहा हूँ, वो क्या है बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो लॉस है उसकी जो परसेंटेज बताई वो आउटपुट की परसेंटेज है, वो इनपुट की परसेंटेज नहीं है। इससे पहले हमने 2-3 क्वेश्चन किए, उन 2-3 क्वेश्चन में लॉस इनपुट की परसेंटेज। बेटा फिर से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा, यहाँ से आप व्हाट्सएप के अंदर बेशक वॉइस मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगर नहीं क्वेश्चन तो हम क्वेश्चन पर नेक्स्ट मूव ऑन करें। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा। चलिए बेटा, कोई मुझे अभी तक मैसेज नहीं है, तो फिर भी अगर बाद में भी मैसेज आता है तो हम इसको रिप्लाई करते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। बेटा 10% की हम बात करें ना, वो ये वो लिखता है तो wastage is expected to reduce by wastage कम होगी हर दफा। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 रुपए की वेस्टेज या 10 लीटर की वेस्टेज, वो वेस्टेज हर दफा कम होगी जब भी मैं नया बैच बनाऊं। कितने से 10%। अब तो वेस्टेज का 10% कम है, इसका मतलब अगर मैंने पहली दफा 10 लीटर की वेस्टेज ली है, तो अगली दफा 10% उस 10 लीटर का कम हो जाए, जो मेरा रह जाएगा बेटा 9। इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अगर वेस्टेज की बात करूंगा तो 10 लीटर दोबारा से नहीं आएगी, वो 9 लीटर। यही बात उसने यहाँ पर दी। इसकी वजह से बेटा हमने क्या किया, हमने कैलकुलेशन की। सबसे पहले फर्स्ट बैच में जिसमें हमारे पास टोटल 63,000 का इनपुट था, इसमें से बेटा 3,000 लॉस था, बाकी आउटपुट में जा रहा था 60। हमें आउटपुट में हमारे पास 60,000 ही चाहिए, तो हमने कहा भाई नेक्स्ट टाइम भी 60,000 का आउटपुट में आएगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम लॉस में कमी आनी है क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज की। अगर लॉस में कमी आ रही है तो फर्स्ट बैच में लॉस का 3,000 मिलेगा, सेकंड बैच में लॉस 3,000 नहीं होगा। हमारी एक्सपर्टीज होने की वजह से नेक्स्ट बैच के अंदर जो लॉस होगा वो 10% कम आएगा। इसका मतलब नेक्स्ट बैच के अंदर लॉस 3,000 का 90%। तो 3,000 का 90% लेते हैं, वो आएगा 2,200। तो इसका मतलब क्या है, 2,200 का लॉस है, आउटपुट में 60,000 जा रहा है, तो मुझे टोटल इनपुट कितना करना है, 62,700। तो हमने इस तरह वो 10% वाली मशीन को परफॉर्म। क्लियर बेटा।
चलो जो पहला तीन बार निकला है ऐसे है पूरा है क्या मुझे जो पहला तीन नाम निकला बेटा वो हमने ऐसे निकाला है। देखिए वो कह रहा है the loss is estimated 5% of the actual raw material to form part of the product। तो भाई जो पहला लॉस है वो आउटपुट का 5% है। इसका मतलब क्या है आउटपुट हुई 100%, जिसकी मैंने पहले भी आपको वर्किंग शो की थी। आउटपुट हुई 100%, लॉस आ गया 5% और इनपुट कितना हो जाएगा 105%। तो भाई मेरे पास उसने 63,000 इनपुट दिया है, 63,000 का 105% से मैंने डिवाइड कर दिया तो मेरे पास आउटपुट आ गया दैट इज 64। तो इसका मतलब मैं 63,000 के इनपुट लगाऊंगा, 5% लॉस जो कि आउटपुट का है उसको माइनस करने के बाद फिनिश गुड बनेगी 60,000 की। तो भाई 63,000 का इनपुट 60,000 का आउटपुट, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो 3,000 वो कहाँ गया, वो हमारा वेस्ट हो गया, वो हमारा waste है। तो 63 माइनस 60 दैट इज 3,000 दैट इज लॉस। इस तरह हमारे पास क्लियर। चलिए बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। learning curve that for the labor is estimated at 90%, learning curve 90% के ऊपर है। It is expected to remain effective for the first 3 batches. Index of 90% learning curve is minus 0.152। तो बेटा हमने लर्निंग कर्व की मदद से क्या कैलकुलेट करते हैं टोटल लेबर आवर्स, और टोटल लेबर आवर्स को जब लेबर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं पर आवर के साथ तो हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ गई। तो यहाँ हमने लर्निंग इफेक्ट की मदद से हमने टोटल लेबर आवर्स करेंगे। तो फर्स्ट बैच के अंदर आप मुझे बताइएगा बेटा, वैसे जरा एक और इंफॉर्मेशन है, फर्स्ट बैच के अंदर कितने लेबर आवर्स बनते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो लेबर कितने हमारे 4 आवर्स एक बैच में बनते हैं हमारे 25,000। देखिए एक बैच में कितने बनते हैं 25,000, और 1 मिनट को बनाने के लिए कितना टाइम चाहिए मल्टीप्लाई बाय, तो टोटल हमें कितना रिक्वायर्ड है 1,00,000 लेबर आवर्स। सर सवाल हो गया, सवाल हो खत्म। ये हमारे 100,000 लेबर आवर्स आ गए फर्स्ट बैच में। लेकिन बेटा यहाँ पर लर्निंग कर्व का है, जब लर्निंग कर्व का इफेक्ट होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा ये जो आवर्स है लेबर आवर्स वो कम होते हैं। तो भाई लर्निंग इफेक्ट का जो क्राइटेरिया है, जो उसमें लर्निंग का इफेक्ट है वो है 90%, और उसमें इसका ये जो है लो वाली कैलकुलेशन करके भी हमें आंसर बेटा वो लर्निंग कर्व फर्स्ट 3 बैचेस पर होती है ना अप्लाई, अभी तो उसकी कैलकुलेशन करनी है। हमने जब पढ़ा हुआ लर्निंग कर्व अप्लाई होती है, अगर तो रेगुलर होती रहती तो मसला नहीं, लेकिन अगर बैचेस लिमिटेड हो तो जितने बैचेस तक होती है उतने बैचेस तक लर्निंग कर्व होती है, और उससे जो नेक्स्ट बैच होते हैं उस पर वही आवर्स लगती है जो लास्ट वाले पे। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इसका डाटा लिखते हैं बेटा। अब सबसे पहले y जो कि एवरेज है उसके लिए चाहिए a x की पावर, इसमें a कितना है फर्स्ट बैच को कंप्लीट करने के लिए लेबर आवर्स लगते हैं वो है हमारा a। x कितना है भाई जितने का एवरेज कैलकुलेट है, तो यहाँ पर बेटा एवरेज दोनों का कैलकुलेट होगा। तो x हमारा नॉर्मली 3 बैचेस का अगर लर्निंग करता है तो x क्या होगा, और b कितना है बेटा माइनस 0.15। तो सबसे पहले y3 रिप्रेजेंट एवरेज लेबर आवर्स पर बैच फॉर 3 बैचेस इज इक्वल टू a कितना आ जाएगा 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 0.15। ये बेटा कितना आ रहा है 8.62
दैट इज एवरेज टाइम बैच टोटल की। बेटा यहाँ पर मैं टोटल कितने बैच बना रहा हूँ 3, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल y3 का 8462.0.8 मल्टीप्लाई बाय बेटा कितना आंसर आएगा 2538.6 ये मेरे टोटल लेबर आ रहा है, लेकिन बेटा 4 बैचेस के नहीं, 3 बैचेस, ठीक है, लर्निंग कर्व 3 बैच। अब बात होगी जब लर्निंग कर्व खत्म हो जाती है तो नेक्स्ट जितने भी बैच बन रही है उसको उतना ही टाइम लगता है जितना थर्ड बैच होता है। तो बेटा यहाँ हमें टाइम निकालना थर्ड बैच का, और थर्ड बैच का टाइम हमेशा टोटल से निकलते हैं कि 3 बैचेस को लगाने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा माइनस 2 बैचेस को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल टाइम लगेगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर थर्ड बैच। यहाँ हमने 3 बैचेस का टोटल निकाल लिया, अब दूसरा हमने निकालना 2 बैचेस का टोटल, और 2 बैचेस का टोटल भी इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, लेकिन x को 3 की बजाय 2 रखें। तो आप बेटा x कैलकुलेशन करते हैं, y2 इज इक्वल टू 1 लाख, x क्या आ जाएगा अब 2 पावर माइनस 0.15 जी बेटा y2 बता दें कितना आ रहा है 9 और इसके मतलब टोटल y2 आ जाएगा 19,000 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 1,80,000। ये 1,80,000 अगर टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट 2 बैचेस 1,80,000, और टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट 3 बैचेस आर 2,38,562.6 hours. अब टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर थर्ड बैच इज इक्वल टू 2,53,802.6 आवर्स माइनस 1,80,000। ये वो वाई द्वारा होगा जिसको हम लिखेंगे y3 टोटल y3 माइनस टोटल y2 कितना आ गया, पहले इसकी फिगर्स लिखते हैं 2538 253 माइनस 1,80,000 अब दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 7,386 2.6 73,862.6 जो टोटल आवर्स है। तो बेटा ये टोटल हमें टाइम रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस थर्ड बैच। अब मैंने अपने 4 बैचेस का लेबर आवर्स लेना है, तो 4 बैचेस का लेबर आवर्स क्या आएगा, 3 बैचेस का आएगा लर्निंग कर्व की मदद से, और 3 बैचेस के बाद नेक्स्ट जितने भी बैच होंगे वो आएगा भाई 73,862.6 के साथ, क्योंकि थर्ड बैच के बाद लर्निंग अफेक्ट खत्म है भाई, टोटल निकल आएगा टोटल इक्वल टू आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज मुझे दोबारा मैसेज करके बताया वॉइस क्लियर है या नहीं क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं आवाज क्लियर नहीं बेटा, क्लियर है, चले बेटा।
हम यहाँ पर चला के चेक कर लेते हैं किसी बच्चे का, हमें पता चल जाएगा वॉइस के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है या नहीं आ रहा। चले अगर हम टोटल वॉइस बेटा जो हमने यहाँ पर मेरी ज्वाइन की है वहां पर वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है, तो हो सकता है किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट का अगर प्रॉब्लम हो तो उनके इंटरनेट का इशू ना हो, तो इंटरनेट के इशू की वजह से भी बात वॉइस क्लियर नहीं। बेटा वो साथ साथ इश्यूज आ जाते हैं इंटरनेट के, कोई मसला नहीं। तो हमने बेटा टोटल निकालना है, टोटल कैसे आएगा, टोटल आएगा बेटा ये फोर्थ बैच का ये हमारा बेटा फोर्थ बैच का टोटल है, जो सिर्फ फोर्थ बैच को बनाने के लिए लगेगा, क्योंकि वो सेम टाइम है जो थर्ड बैच को लगेगा, और जो तीन बैचेस को टोटल लगा दैट इज, इन दोनों को जब जमा करेंगे तो हमारे टोटल लेबर आवर्स आ जाएंगे, वो कितने होंगे 327 725, that is 3,27,725 labor hours required to produce 4 batches, जिनमें से 3 के ऊपर लर्निंग कर्व का इफेक्ट आ रहा है और लास्ट के ऊपर लर्निंग कर्व का इफेक्ट खत्म हो चुका है। तो भाई अब 3,27,725 से हम अपने लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। 3,27,725 मल्टीप्लाई बाय लेबर कॉस्ट करेंगे बेटा, क्या आएगा रेट लेबर कॉस्ट का 300 पर मल्टीप्लाई बाय 300, ये बेटा क्या आंसर आ जाएगा 9 173 बेटा ये स्पीकर जरा रिक्वेस्ट है 17560, that is total labor cost। अब एंड में निकालने बेटा हमने एफर्ट निकालने नहीं क्वेश्चन में फिर वापस जाएंगे, मैं एफर्ट कैलकुलेट कर लूं उसके बाद आपके क्वेश्चंस। ये बेटा लेबर कॉस्ट की वर्किंग बाकी की जो स्टूडेंट है वो लेबर कॉस्ट बेटा ये लेबर कॉस्ट की वर्किंग वो भी चल रही है लर्निंग कर्व वाली, जो हमने पहले दिन लर्निंग कर्व करते हुए की थी, वो हर क्वेश्चन में सेम है। तो अब हम एफर्ट की बात करते हैं बेटा, and last 20% of the overheads are fixed and mostly represent the maintenance and rent। अब बेटा 20% इसमें फिक्स है और 80% क्या है वेरिएबल। बेटा हमने वेरिएबल ले लिया, हमने फिक्स नहीं, फिक्स ना लेने की रीजन भाई फिक्स ऑलरेडी लग, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट कमाना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, तो भाई उस कॉस्ट को जो पहले भी लग रही है उसको इस कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी आपको पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग में जब आप जाएंगे तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल सा पॉइंट है, इजी पॉइंट है, क्योंकि हम जब भी कोई डिसीजन मेकिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालते हैं फ्यूचर की, तो उसमें जो ऑलरेडी कॉस्ट लग रही होती है वो कॉस्ट हमारे लिए रेलेवेंट या डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीज निकालने के लिए जरूरी नहीं। मतलब अब आप एक सिंपल सी बात है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता आपने, या ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेता तो क्या फिक्स कॉस्ट फिर भी लग रही है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट का इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ताल्लुक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है फिक्स कॉस्ट फिर भी लग रही है तो हमें कोई फर्क नहीं है। तो हम यहाँ पर 20% नहीं लेना, हमें 80% लेना। रेट क्या और इसका 400, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ, उसने बताया हुआ 400 पर लेबर। हाँ तो अगर 400 पर लेबर आ रहा है, लेबर आज मैंने कैलकुलेट कर दिया मल्टीप्लाई बाय 400, ये टोटल ओवरहेड्स आएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए वेरिएबल, तो मल्टीप्लाई बाय 80%। तो भाई इसको आप लिखते हैं लेबर आवर्स को भी
नेक्स्ट वर्किंग में जाते हैं, यहाँ पर देखिए एफ क्या आएगा कि टोटल लेबर आ गए 3 लाख 22,725 मल्टीप्लाई बाय 400, ये मेरे पास टोटल लेबर आज टोटल एफ चाहिए, लेकिन बेटा मुझे सिर्फ 80% चाहिए जो क्या वेरिएबल, तो मल्टीप्लाई बाय 80%, 10,072, ये टोटल बेटा मेरी कॉस्ट आ गई, लेबर मटेरियल एफओएच तीनों को जमा करेंगे, टोटल कॉस्ट होगा प्रोजेक्ट बन जाएगी या कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी, तीनों को ऐड करके हम कॉस्ट निकालते हैं बेटा, क्या कॉस्ट आएगी 35 ये मेरी बेटा आई टोटल कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट आ गई यहाँ तक, अगर आप करके आते हो, अगर ये 8-10 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 8 से 9 नंबर मिलेंगे, 10 नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। उसकी रीजन क्या है, रिक्वायरमेंट की है, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, कैलकुलेट मिनिमम बिड प्राइस व्हिच केसीएल शुड वॉट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 35% ऑन द प्रोडक्ट प्राइस। तो भाई प्राइस बताओ जिसके ऊपर 35% प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब सेल प्राइस का 35% है। जब बेटा सेल प्राइस का 35% रहता है, ये मार्जिन हुआ मार्कअप हुआ, ये मार्जिन हुआ, इसको मार्जिन के, तो जब हम मार्जिन की बात करेंगे, मार्जिन सेल प्राइस से होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो कॉस्ट आ रही है मेरे पास, इस कॉस्ट इज 65%। तो भाई मार्जिन वाला हमने वैसे ही फार्मूला पढ़ा हुआ है, मार्जिन का फार्मूला क्या, कॉस्ट इज इक्वल टू सेल प्राइस इनटू 1 माइनस मार्जिन परसेंटेज। तो वो फार्मूला जो मैंने शॉर्टकट मेथड में आपको दिखाया था, और इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकता हूं भाई, ये जो कॉस्ट है दैट इज 65% ऑफ द सेल प्राइस, रीजन क्योंकि प्रॉफिट सेल प्राइस का 35% है। अगर सेल प्राइस होगी 100, मैं यहां लिखा सेल प्राइस होगी सेल प्राइस होगी अगर 100 बेटा, तो प्रॉफिट होगा 30, थर्टी फाइव परसेंट, और मेरी जो कॉस्ट आ रही है दोनों को माइनस करके आएगी 65%। तो बेटा जो 35,337,760 दैट इज 35% माइनस करने के बाद बची हुई 65% कॉस्ट है, इस 65% मेरा सेल प्राइस निकाल लिए 35,337,9,760 डिवाइड बाय क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड बाय, इस पूरे आंसर को डिवाइड कर दोगे आप कितने से, 65, ये जो आंसर आएगा, दिस आंसर इज द सेल प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे बेटा सेल प्राइस निकालनी कितनी आ रही है, तो मैं इस पेज पे इधर लिख लेता हूं, इस एरिया में जो डिब्बा सा मैं बना रहा हूं, और मेरे पास जगह नहीं है, इस एरिया में लिख रहा हूं, सेल प्राइस कितनी आ रही है 5 4 ये हमारी सेल प्राइस है बेटा, जो इस कॉन्ट्रैक्ट से हम ऑफर करेंगे, जिसमें का हमारा 35% क्या होगा प्रॉफिट। यहाँ सेल प्राइस निकालने के लिए जो 3 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ी, जो कि मटेरियल, लेबर
एफ वाई। इन तीनों चीजों की मदद से हमारी क्या एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट की मदद से हमारा क्या आ जाएगा सेल्स। अब बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो आप यहाँ तक मैं होल्ड करो चीजों को। ठीक है, 60 का फर्क बेटा, अगर तो 60 का फर्क बुक के साथ आप बुक का सोल्यूशन देख रहे हो, उसमें राउंडिंग का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना। तो आपको पता 60 70 80 100 150 राउंडिंग के डिफरेंस को हम परेशानी नहीं मिलती। हमने चीजें बीच में राउंड भी की हो सकती है, उसमें राउंड में भी ना की हो। राउंडिंग कहां पर हुई है, जहां पर बेटा वो एवरेज मार्क्स निकालती है। तो इस वजह से आप लोगों ने 50 60 70 80 100 150 200 के फर्क को फर्क नहीं समझा। लेबर कैलकुलेशन इज रॉन्ग बेटा। अगर तो 10 15 20 का फर्क है तो राउंडिंग का डिफरेंस है, उसको हमने रॉन्ग नहीं कहना। तो अगर मेजर डिफरेंस आपकी मुझे बताइए। बेटा सेल प्राइस की बात ये है जो हम कह रहा हूँ, उसने क्या है सेल प्राइस वो बताए जिसका 35% प्रॉफिट है। तो इसका मतलब जब 35% उसने प्रॉफिट की बात की है, सेल प्राइस का 35% प्रॉफिट की बात, बाकी इसका मतलब सेल प्राइस होगी 100%, प्रॉफिट हो गया 35%, और बेटा हमारी कॉस्ट कितनी आ गई 65। तो भाई उसने कॉस्ट दी थी, कॉस्ट से हमने सेल प्राइस कैलकुलेट करनी थी। तो भाई जो हमारे पास चीज गिवन थी रेलेवेंट 65% से डिवाइड कर दिया, 100% से मल्टीप्लाई कर। दूसरा तरीका, इसको बेटा मार्जिन भी कहते हैं। जब सेल्स की परसेंटेज आती है उसको मार्जिन कहते हैं। तो मार्जिन का हमने एक और बना हुआ है, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस मार्जिन परसेंटेज। तो बेटा इस फॉर्मूले की मदद से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते। नंबर 2 क्वेश्चन आया आपका एफर्ट का। बेटा उसने जो नीचे बात की थी, उसने कहा था प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या है। तो भाई इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अगर हमने प्रॉफिट निकालना है तो भाई हमने कॉस्ट भी इस कॉन्ट्रैक्ट की, जब हम प्रॉफिट इस कॉन्ट्रैक्ट का निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकाला जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, तो भाई कॉस्ट भी किसकी आनी है इसी कॉन्ट्रैक्ट की। जब इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट निकालते हैं बेटा, तो कॉस्ट के अंदर देखिए मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगना मैंने कंसीडर किया, लेबर इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगना मैंने कंसीडर किया, एफओएच इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगना मैंने कंसीडर किए। लेकिन एफओएच के अंदर उसने कहा फिक्स ओवरहेड भी है जो पहले ऑलरेडी लग गए। बेटा जो ऑलरेडी लग रहे हैं वो इसके लिए नहीं है। हाँ यहाँ पर ये बात लिखी होती है ना, ये ऑलरेडी नहीं है, ये फिक्स ओवरहेड है, इस प्रोजेक्ट की वजह से लगती है, इसके लिए लगेगी। फिर मैं इसको माइनस ना करता, माइनस करने के रीजन वो पहले वाले। ये वाली स्लाइड में हम केवल बेटा टोटल उसी तरह कैलकुलेट किया जिस तरह हम पिछले 4 दिनों से कैलकुलेट मेरी बात है, ठीक है। बात की नहीं है, एक्चुअली एक चीज होती है नई, नया कॉन्सेप्ट। एक चीज होता है रूटीन में मैंने वही काम करा है। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ,
इस क्वेश्चन की वर्डिंग अगर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन काइंडली लास्ट में ऊपर करें, इसके ऊपर लिखा लर्निंग कर्व फैक्टर 90% और उसका उसमें बी को कैलकुलेट कर दिया -1.5 और जो ए है फर्स्ट बैच को जो हमारी लेबर आवर्स लगती है वो 1 था। अब बेटा अगर लेबर आवर्स 1 लाख लग रही है, लर्निंग इफेक्ट है, तो आपको पता है जैसे जैसे लर्निंग इफेक्ट आता है एवरेज कॉस्ट कम है, एवरेज कम। तो भाई पहले 3 बैचेस तक लर्निंग इफेक्ट था, तो मैंने y3 निकाला, y3 इस ये जो y3 है बेटा ये एवरेज है पहले 3 बैचेस के भाई एवरेज इतना है। तो मैंने उस डाटा को लिखते हुए एवरेज निकाल दिया 84,620.8 ये वो एवरेज है जो फर्स्ट 3 को लगेंगे, लेकिन फर्स्ट 3 बैचेस में टोटल हमारे है कितने हैं, 3 बैचेस चल रहे हैं, तो 8 4 6 2 0 शादिया 8 8 दैट इज एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 बैचेस मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे टोटल y3 आ गया पहले 3 बैचेस। अब बेटा हमने तो बनाने हैं 4 बैचेस, जब हमने 4 बैचेस बनाने हैं तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा 4 बैचेस के हवाले से कि फोर्थ बैच पर लर्निंग कर्व नहीं लगता। तो बेटा जब लर्निंग कर्व का खत्म हो जाता है तो उस वक्त हमारा जो लास्ट वाली लर्निंग कर्व वाला सेट होता है, जो उसको आर्ट्स लगे होते हैं वही नेक्स्ट फ्यूचर में मतलब फोर्थ बैच को उतने ही आर्ट्स लगेंगे जितने थर्ड बैच को लगेंगे, और थर्ड बैच के आर्ट्स लर्निंग कर्व से डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किए जा सकते। थर्ड बैच के आर्ट्स के लिए हमें टोटल आर्ट्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं और उन टोटल आर्ट्स के डिफरेंस से हम थर्ड बैच के आर्ट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने आवर्स निकाल लिया फॉर थर्ड बैच, तो उसके लिए जरूरी है टोटल निकालेंगे 3 बैचों का, टोटल निकालेंगे 2 बैचों का, उन टोटल का जो डिफरेंस होगा दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर थर्ड बैच। बेटा ऑलरेडी थर्ड बैच का टोटल में निकाल चुके हैं। इसी तरह मैंने इस फार्मूले को यूज करते हुए y को मैंने ये जो टोटल ये एवरेज निकाला 2 बैचेस का, फिर उस 2 बैचेस के एवरेज से टोटल निकाला, तो भाई 2 बैचेस बनाने का टोटल टाइम कितना है, 3 बैचेस का टाइम पीछे निकल चुका है, 2 बैचेस का टाइम यहाँ पर निकाल दिया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर थर्ड बैच, वो निकला 73,862.6 hours to manufacture third batch only। अब बेटा मुझे तो चाहिए लेबर आवर्स पहले 4 जिसके जिसमें से थर्ड तक 3 तक से हमारा बेटा लर्निंग कर्व, उसके बाद लर्निंग कर्व 3, तो पहले 3 बैचेस का टोटल हमने यहां से निकाल दिया, पिछली दफा वाला 25386.6 और जो फोर्थ बैच था इसको उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम लगना है बेटा थर्ड बैच को, दैट इज 73862.6, तो टोटल टाइम 4 बैचेस को क्या लगा, ये 3 बैचेस का टाइम, ये वाला बेटा इन दोनों को जमा कर दिया 327 725 आवर्स का टाइम। नेक्स्ट बेटा कोई और क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन कौन सा है ना उसके लिए जरूरी है क्लास टाइम पर स्टार्ट करना। मैंने ये क्लास के स्टार्ट में ही कहा था अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आप देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 भी लिखा हुआ है, अगर आपने इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं देखा तो फायदा तो, और ये एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस है बेटा, अच्छा बेटा आप होमवर्क के अंदर क्या मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ शिव होमवर्क मिल रहा है, घर में बैठ के घर में ही होमवर्क मिल रहा है बेटा, वो आपका दिमाग लेकिन होमवर्क मिलेगा। अच्छा हमने जो क्वेश्चन है आज मैं 2 होमवर्क में दूंगा, 2 होमवर्क में क्वेश्चन इसमें है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम क्लास में कर चुके हैं, बड़ी इंसर्शन क्वेश्चन का सीक्वेंस है वही है जो हमने क्लास में किया। तो एक तो आपका होमवर्क में क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है।
और बेटा additional question number 6, additional question number 7. ये होमवर्क में मुझे लिखने हैं, आगे बाद में ऊपर जाना है. Question number 6. Question number 7. ये additional practice question, इसके दो क्वेश्चन है बेटा जो आपके लिए होमवर्क में, तो कोशिश कीजिएगा. आप तो इस चीज का तो अंदाजा है सर, फिजिकली तो आके होमवर्क चेक नहीं कर सकते, लेकिन बेटा रिक्वेस्ट है आप लोगों से हमारा कंप्लीट क्लास भी कीजिए. हाँ स्लाइड्स के अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बेटा, एक एक दफा मैं सारी स्लाइड्स ले लेता हूँ. हाँ सर स्क्रीनशॉट इस पेज का वैसे सर 5 ज्यादा सेकंड में रुकना है, स्क्रीनशॉट साफ साफ लेते हैं, हमने आगे चलते हैं. ये बेटा होमवर्क है. बेटा बात फिर से एक बार रिक्वेस्ट की जा रही है, होमवर्क क्लास में कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. तो आज के लिए हम अपने लेक्चर को क्लोज करते हैं. अल्लाह हाफ़िज़ नासर, पाकिस्तान जिंदाबाद. and